This conference will चल now be recorded. स्टार्ट करते हैं बेसिक से ही कि आपने यूनिटी वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है। ठीक है, आज हमने एक्चुअल में देखना ये है कि हम प्रोजेक्ट बनाते हैं यूनिटी का कोई भी, तो उसमें कौन कौन से फोल्डर्स बनते हैं, उनका क्या स्पेसिफिक पर्पस होता है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो किसी भी टूल के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक फोल्डर्स बनते हैं, कुछ फाइल्स बनती हैं जिनका एक खास मकसद होता है। तो हम एक्चुअली वो डिस्कस करेंगे आज। आप करना है सबसे पहले क्या, आपने सबसे पहले यहाँ पे यूनिटी डाउनलोड लिखोगे गूगल पे, तो डाउनलोड यूनिटी स्टोर ये आ जाएगा। इस पे क्लिक करके आपने यहाँ से यूनिटी हब डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अगर तो कोई मैक यूज कर रहा है तो मैक के लिए लगा होगा, अगर ओके ना विंडोज कर रहा है तो विंडोज के लिए लगा होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंट सॉफ्टवेयर चलते हैं। ठीक है, नाम उसका यूनिटी हब ही होगा। तो डाउनलोड करके जब आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, इंस्टॉल के बाद आपके पास इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स पे किए हुए हैं। आप भी न्यू इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे वो कुछ नजर नहीं आएगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती हुई आती है कि जब आप इंस्टॉल करते हो आपको पहले लाइसेंस करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, लाइसेंस के बगैर आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते या यूनिटी इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसका तरीकाकार क्या होता है, आपने यूनिटी हब में ये एक सेटिंग का आइकन बना होगा। ठीक है, विंडोज में भी और मैक में भी, दोनों में। आपने इस पर क्लिक करके यहाँ से लाइसेंस पे जाना है और यहाँ जाके आपने ऐड करना है। ऐड करके गेट फ्री पर्सनल लाइसेंस, ये आपने करना है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि आपको फ्री एक लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन उसमें ये होगा कि आपको बार बार वो यूनिटी ओपन करने से रोकेगा नहीं। अदरवाइज क्या होगा, अगर लाइसेंस नहीं लगाओगे तो एक बार आपका ओपन हो गया तो अगली बार वो तंग करेगा आपको कि लाइसेंस लो, पहले लाइसेंस लो। तो फ्री लाइसेंस आप ऐड कर लो, एक्चुअली 2 से 3 महीने में निकल जाते हैं। जैसे ही आपका लाइसेंस खत्म हो, उसे यहाँ से डिलीट करो, जिसमें मेरे पास लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ से रिटर्न करो और दोबारा से ऐड कर लो। ठीक है, तो रीन्यू हो जाता है। तो ये काम करना, सबसे पहले आपने यूनिटी हब इंस्टॉल करके लाइसेंस लगाना है यहाँ पे। फिर उसके बाद इंस्टॉल पे जाना है। यहाँ पे आपके पास उस टाइम कुछ नहीं लिखा आ रहा होगा। अभी तो मेरे पास 2 वर्जन लिखे आ रहे हैं कि दोनों मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। आपको यहाँ पे एम्प्टी लिखा आ रहा होगा, नो इंस्टॉल लिखा आ रहा होगा। इंस्टॉल एडिटर पे जाना है। 2020 का जो भी लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आ रहा होगा आपके पास, आपने उस पर इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करके यहाँ से एंड्रॉइड बिल्ड सपोर्ट के तीनों को चेक करके आपने जस्ट कंटिन्यू कर देना। ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा, एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, बेसिक इंस्टॉलेशन का बता रहा हूँ कि इंस्टॉल कैसे करना है आप लोगों ने। अब इसके अंदर हमारे पास जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्टेड है। आप इसमें एंड्रॉइड भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर क्या नाम है, आईओएस भी कर सकते हैं। क्यों मैं एंड्रॉइड पे फोकस करता हूँ, क्योंकि सबके पास ज्यादातर एंड्रॉइड की फोन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जरा इजी होता है सीखना। लोग टेस्ट कर लेते हैं अपनी गेम, अपने प्रोडक्ट खुद ही बना के टेस्ट कर सकते हैं। जबकि अगर आईफोन की आप बात करो तो आईफोन पे क्या होगा, आपको स्पेसिफिक डिवाइस लेनी पड़ेगी पहले, ताकि उस पर आप टेस्टिंग कर सको। तो इसलिए ज्यादातर लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट से ही स्टार्ट करवाते हैं। तो आप लोगों ने जो भी डिटेल इंस्टॉल करना है, ठीक है, मैं प्रेफर करूंगा 2020 का वर्जन इंस्टॉल कीजिए, 2021 या 22 पे ना जाए, क्योंकि वो भी डिसेंट है। जो भी रिसेंट होते हैं उसके अंदर मसले होते हैं। तो ये 2020 वाला जो इस टाइम वो स्टेबल है काफी हद तक। तो आपने इसको इंस्टॉल करके, तो इसके आपने एंड्रॉइड के तीनों पोर्शन को चेक कर देना। ठीक है, तीनों को चेक करके आपने कंटिन्यू करना है, आपका एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जब एडिटर इंस्टॉल होगा तब आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, अगर तो मल्टीपल यूनिटी इंस्टॉल किए हैं आपने तो यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा किस पे आपने ओपन करना है। जो आप जो न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हो आपने किस पे ओपन करना है, तो आप 2020 को सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ पे नेम दे दो। ठीक है, ये मैंने नाम रख लिया, यहाँ से क्रिएट कर।
तो ये आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। जब प्रोजेक्ट बनने तक तो ठीक है, प्रोजेक्ट तो आप बगैर मेरे बताए भी बना सकते हो। अब मेन जो चीज हमने डिस्कस करनी थी कि जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके बैकएंड पे कुछ फाइल्स बनते हैं, कुछ फोल्डर्स बनते हैं जिनका स्पेसिफिक पर्पस होता है, हमने वो डिस्कस करना है। ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। अब जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, पीसी मैक लिनक्स स्टैंडअलोन इस प्लेटफॉर्म पे होगा। ठीक है, ये ऊपर देख रहे हो आप, पीसी मैक लिनक्स, पीसी वाले मैक वाले इन सब की जो डिफॉल्ट होती है ना स्टेट्स, उस पे होगा। तो क्या करना है आपने, बिल्ड सेटिंग पे जाना है। बिल्ड सेटिंग को अब ओपन करोगे, जब बिल्ड सेटिंग पे जाना है आपने, तो यहाँ पे आपके पास प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं सारे। तो आपने एंड्रॉइड पे क्लिक करके स्विच प्लेटफॉर्म कर देना। ठीक है, जब भी नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो नया प्रोजेक्ट हमेशा पीसी मैक इस तरह के फॉर्मेट में ओपन होगा। तो उसको आपने क्या करना है, आपने उसको एंड्रॉइड में पहले कन्वर्ट कर लेना। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये है कि मैंने iOS पे जब क्लिक करता हूँ, बल्कि आप जब एंड्रॉइड के सारे फोल्डर इंस्टॉल कर लोगे, आप जब iOS पे क्लिक करोगे तो iOS पे यहाँ पे आपका लिखा होगा नो मॉड्यूल। जिस तरह मैं यहाँ पे WebGL पे करता हूँ, लिखा आ रहा है नो WebGL मॉड्यूल अवेलेबल या लोडेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैंने सारे प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किए हैं iOS के और एंड्रॉइड के। मैंने PS5 का नहीं किया, मैंने WebGL का नहीं किया, तो मैं इन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड को मूव नहीं कर सकता थी। अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जाना है तो मुझे पहले उसके मॉड्यूल इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और वो कहाँ से इंस्टॉल होंगे, वो होंगे यूनिटी हब से। मैंने अगर ये वाला वर्जन इंस्टॉल किया था तो मैंने इसके सिर्फ एंड्रॉइड का और iOS का वर्जन इंस्टॉल किया हुआ। अगर मुझे इसका WebGL इंस्टॉल करना, मैं क्या करूंगा, इसकी सेटिंग पे जाऊंगा, ऐड मॉड्यूल, और यहाँ जाके मैं WebGL वाले को सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू करूंगा, तो WebGL वाला मॉड्यूल भी क्या होगा, मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं उस प्लेटफॉर्म पे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने डेवलपमेंट का जितना भी चीजें देखनी सारी हमने एंड्रॉइड के ऊपर देखनी है फिलहाल, तो हम एंड्रॉइड के ऊपर ही रहते हैं अभी। तो ये तो हमने प्रोजेक्ट बना लिया और कन्वर्ट भी कर लिया। अब इसको देखते हैं बैकएंड पे इसके कौन कौन से फोल्डर्स बने हैं। ठीक है, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर ये फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट बनेंगे जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। अब इन फोल्डर्स का स्पेसिफिक पर्पस है, जैसा कि सबसे पहले क्या है, एसेट्स का फोल्डर है। अब एसेट्स के फोल्डर के नाम से क्या लग रहा है आपको, कैसे क्या करेगा ये फोल्डर, इसका मकसद क्या होगा, इसके नाम से क्या लग रहा है आप लोगों को, ये क्या करेगा? एग्जैक्टली ये जितने भी हमने गेम में एसेट्स यूज करने हैं, उन सब के एसेट्स का डाटा इस फोल्डर में हम रखेंगे। हम कोई गेम बना रहे हैं, निंजा वाली गेम बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर हमारे पास निंजा का करेक्टर भी है, एक कैसल भी है, ठीक है, एनिमीज भी हैं, ये सारा डाटा कहाँ पड़ा होगा, इस फोल्डर के अंदर पड़ा होगा। ठीक है, यानी एसेट्स का फोल्डर वो वाला फोल्डर होगा जिसके अंदर तमाम वो डाटा यूज करेंगे, सेव करेंगे, जो कि हमने गेम में इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हम सारा डाटा पहले एसेट में रखते हैं, फिर एसेट से डाटा को इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी गेम में एक करेक्टर डालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले करेक्टर को उठा के एसेट्स के फोल्डर में रखूंगा, देन मैं अपनी गेम में यूज कर सकता हूँ। समझो, मतलब ये एसेट्स का फोल्डर जो होता है ये आपका एंट्री गेट है। आपने यूनिटी में कुछ भी यूज करना है तो आपको इस एंट्री गेट से उसको पास करवाना पड़ेगा। अगर आप इस फोल्डर के अंदर से नहीं मूव करवाओगे तो आप प्रोजेक्ट में यूज ही नहीं कर सकते। आपने करेक्टर यूज करना है, आप जब तक उसको एसेट के फोल्डर में नहीं रखोगे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और एसेट्स के फोल्डर में लाजमी नहीं है सारी चीजें यूज हो रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल इस रूम के अंदर 15 चेयर्स हैं, 10 लोग यूज कर रहे हैं, बाकी 5 फ्री पड़ी हैं,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूज हो सकती हैं लेकिन यूज नहीं हो रही। तो एसेट्स का फोल्डर जो है वो एक्चुअली समझ लो कि एक रूम है जिसके अंदर से हम चीजें उठा के गेम में इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें भी हो सकती हैं और पूरी पूरी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कोई चीज यूज की लेकिन वो कमरे में है ही नहीं। ठीक है, कमरे में हम कोई चीज यूज करते हैं नहीं, कमरे में वो है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो एसेट्स का फोल्डर एक्चुअल में क्या है, एक एंट्री पॉइंट है जिसके थ्रू हम गेम के अंदर कोई चीज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपने यूज करना है आपको एसेट्स के फोल्डर में डालना पड़ेगा उसमें। अब लाजमी नहीं है कि एसेट के फोल्डर में उठा के डाल दिया सारा कुछ, आप एसेट के फोल्डर में फोल्डर बनाओ, उसके अंदर फोल्डर बनाओ, उसके अंदर रख दो, यूज कर सकते हो। एक्चुअल में उसके अंदर वो आ गया, अब आप जहां मर्जी उसको रख दो, बेशक 10 फोल्डर बना के उसके अंदर रख दो, बेशक सिंगल फोल्डर में रख दो, बेशक ऐसे ओपन रख दो, एसेट्स के अंदर होना लाजमी है उसका। बाकी अंदर जो मर्जी उसकी हायरार्की हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बेसिक पर्पस जो सा है एसेट्स का वो यही है। सेकंड यहाँ फोल्डर है लाइब्रेरी का। ठीक है, एक्चुअल में मैं इसलिए आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ कि ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि हम यूज करेंगे आगे, कि हमने एसेट्स के फोल्डर में मूव करना है, ये करना, तो उनके पर्पस मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इन फोल्डर्स के स्पेसिफिक पर्पस हैं। लाइक मैंने भी एसेट्स का बताया कि आपने कुछ भी अगर गेम में इस्तेमाल करना है, कोई 3D कैरेक्टर है, कोई साउंड है, कोई इमेज है, कुछ भी यूज करना है, आपको पहले इसको इस फोल्डर में डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बगैर आप गेम में इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो आपको बात अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि हम उसके बगैर नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि यूनिटी को जो चीज समझ आती है वो सिर्फ बेसिक का फोल्डर है, उससे बाहर कुछ भी होगा उसको समझ नहीं आएगी क्या है। तो जब भी वो रीड करता है वो एसेट्स के फोल्डर के अंदर से रीड करता है, उसके बाहर से रीड नहीं करता। सेकंड फोल्डर है लाइब्रेरी का। अब लाइब्रेरी का फोल्डर भी थोड़ा टेक्निकल है। इसका मतलब ये है टेक्निकल में कि अगर मैं एक मतलब एक पाकिस्तान का रेजिडेंशियल हूँ, तो अब मेरे लिए किसी चाइनीज से बात करना क्या होगा, मुश्किल होगा। अगर मुझे चाइनीज से किसी से बात करनी है तो मैं क्या करूंगा, कोई ना कोई इंटरप्रेटर हायर करूंगा जो कि मेरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा उसकी लैंग्वेज में और उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मेरी लैंग्वेज। सेम एग्जैक्टली यही काम लाइब्रेरी का फोल्डर करता है। ठीक है, अब यूनिटी ने हमें इतनी सहूलत दे दी है कि हम उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप से गेम बना लेते हैं, डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करके भी गेम बना लेते हैं यूनिटी के अंदर। लेकिन वो सारे एक्शन जो उनसे यूनिटी को समझाता कौन है, लाइब्रेरी का फोल्डर। मतलब मैं यहाँ पे कोई फोल्डर नया क्रिएट करता हूँ तो क्या होगा, मैंने तो यहाँ पे जस्ट माउस को घुमाया, ये किया ये किया, अब उसको कैसे पता कि फोल्डर क्रिएट हो गया। मतलब मेरी वो मूवमेंट, मेरे वो एक्शंस को रिकॉर्ड करता है, लाइब्रेरी के पास जाता है, लाइब्रेरी इसको बताता है कि इसने इस तरह एक्शन परफॉर्म किए हैं, इनका ये पर्पस है, तो बैकएंड में वो काम हो जाता है। पॉइंट समझ रहे मेरा? तो लाइब्रेरी का जो फोल्डर है एक्चुअल में वो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है या हमारे एक्शंस को कन्वर्ट करके यूनिटी को बता रहा है। समझे बात? जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, मैंने क्रिएट करते ही क्या किया, इसको एंड्रॉइड में स्विच कर लिया प्लेटफॉर्म इसका। अब अगर मैं इसको बंद करूं यहां से और ये लाइब्रेरी का फोल्डर डिलीट कर दूं, जब मैं दोबारा प्रोजेक्ट ओपन करूंगा तो देखना क्या होगा। प्रोजेक्ट ओपन हो गया, लेकिन प्लेटफॉर्म देखो कौन सा कर दिया उसने, वापस पीसी मैक वाला कर दिया, एंड्रॉइड वाला क्यों नहीं करती? क्योंकि जो मैंने सेटिंग की थी एंड्रॉइड के लिहाज से वो किसके पास थी, इंफॉर्मेशन सारी लाइब्रेरी के पास। जब मैंने लाइब्रेरी उड़ा दी, उसको समझ नहीं है कि कौन सा था, उसने डिफॉल्ट पे ओपन कर दिया। लाजमी नहीं कि एंड्रॉइड वाला, आप वेब जीएल पे कर लो, आईओएस पे कर लो, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आपने लाइब्रेरी का फोल्डर क्रिएट कर दिया
उसको उससे रिलेटेड सेटिंग ही नहीं मिलनी। ठीक है, बिल्ड सेटिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जिससे कंपाइल होके वो कन्वर्ट करके यूनिटी को बताता है, वो सारी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी के फोल्डर में है। जब मैंने लाइब्रेरी का फोल्डर डिलीट कर दिया, उसके पास उस सेटिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो क्या करेगा वो, जस्ट डिफॉल्ट पे ओपन कर देगा उसको। मैं इसको यहाँ से वापस चेंज करके वापस एंड्रॉइड में कर सकता हूँ। सिर्फ बताने का मकसद ये था कि लाइब्रेरी के फोल्डर के पास इंफॉर्मेशन होती है सेटिंग से रिलेटेड। सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बिल्ड सेटिंग की बात कर रहा हूँ कि आपके जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, एंड्रॉइड है, आईओएस है, WebGL है, ये सारी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी के पास है। मैं जो भी यहाँ पे काम करूंगा वो एंड्रॉइड के लिहाज से उसकी सेटिंग करेगा, क्योंकि लाइब्रेरी के पास इंफॉर्मेशन है कि ये एंड्रॉइड में है, तो लाइब्रेरी इसको उस हिसाब से चीजें बताएगी। सेम इस तरह से ही अगर मैं iOS में करूंगा तो iOS की सेटिंग बैकएंड पे लाइब्रेरी के पास होगी, तो जब भी मैं उसको कोई काम करूंगा, कुछ भी एक्शन करूंगा, तो वो उसको iOS के हिसाब से कन्वर्ट करके बताएगी। तो लाइब्रेरी का फोल्डर एक्चुअल में बिल्ड सेटिंग को इंटरप्रेट कर रहा होता है, क्योंकि यूनिटी तो डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म है ना। यूनिटी स्पेसिफिक किसी एक नेटवर्क या किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, यूनिटी जनरल है। तो जनरल की सेटिंग पे सारा कुछ मैप करना है उसने, ये इंफॉर्मेशन होती है लाइब्रेरी के पास। ठीक है, तो इसलिए लाइब्रेरी का फोल्डर भी इंपॉर्टेंट होता है अगर हमने बिल्ड सेटिंग से रिलेटेड चीजें सेव करनी है। तो लाइब्रेरी ने करनी है, वो प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है ही नहीं। जो प्लेटफॉर्म रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो लाइब्रेरी डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट रिलेटेड है ही नहीं। जब आप उसे कन्वर्ट करोगे तो सारी लाइब्रेरीज को अपडेट करेगा उस बिल्ड सेटिंग के हिसाब से, तो आपका काम हो जाएगा। समझे बात को नहीं? अगर एक एक एसेट की बात होती तो उसे टाइम लगता, हर एक एसेट को देखता, उसको कन्वर्ट करता, वो काम वो नहीं कर रहा, वो जस्ट बैकएंड पे सारी सेटिंग iOS के हिसाब से करते हैं। इस तरह आप WebGL में करोगे, सारी सेटिंग WebGL के हिसाब से कर देगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने मूव करना है उस हिसाब से उसकी सारी सेटिंग को कर देगा। मतलब वो सिंगल सिंगल एक एक चीज को उठा के नहीं करेगा। हाँ, लेकिन यूनिटी के पास हर एसिड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर उसने स्टोर किया होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने एक इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 100 MB का इन्वायरमेंट है, बड़ी फाइल है, आप यूनिटी में लेके आओगे, जब आप फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हो तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब आप वही प्रोजेक्ट दोबारा ऑन करोगे तो उसको लोड होने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब उसने लोड किया ना, तो लोड करके अपने पास, हम बोलते हैं मेटा फाइल्स, वो उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मेटा फाइल में सेव करके रख लेता है, ताकि जब भी दोबारा प्रोजेक्ट लोड हो तो बजाय उसको दोबारा से रीड करने के, वो मेटा डेटा से इंफॉर्मेशन लेके लोड कर लेता है, वो पूरी चीज को दोबारा रीड नहीं करता। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ मैं दोबारा रीड करवाऊं, उसके लिए ऑप्शन ये होती है कि आप उस एसेट पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके री इम्पोर्ट कर दो कि दोबारा उसको री इम्पोर्ट करें, वरना वो एक बार इंपोर्ट करके उसको अपने मेटाडाटा में रखवा लेता है। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस एक फोल्डर में एक चीज पड़ी हुई है, अगर मैं यहाँ पे बैकएंड पे जाऊंगा तो बैकएंड पे उसके साथ उसका एक मेटा फाइल भी पड़ी हुई है,
डॉट मेटा के साथ। अब इस डॉट मेटा का पर्पस यही है कि उसने जो एक बार इंपोर्ट कर लिया उसकी इंफॉर्मेशन उसने अपने पास रख ली, उसी को वो कराता रहेगा। ठीक है, आई नो थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें थोड़ी बोरिंग होती हैं, लेकिन पता होनी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। थोड़ी बोरिंग बोरिंग मुझे लग रहा है हो रही है क्लास में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो लेक्चर्स में इस तरह होनी है, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में आपको एक थ्योरी से लेके चलना पड़ेगा ताकि आपको पता हो बेसिक बेसिक पॉइंट भी कि हो कैसे रहता है कुछ। ठीक है, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं इशू? हाँ तो वो नेट स्लो होगा ना, उसके एरो डाउन करोगे पता लग जाएगा क्या है। उसके 10 पार्ट्स होते हैं ना, एडिटर लैदा इंस्टॉल होता है, उसका एंड्रॉइड कंपोनेंट लैदा होता है, उसका बिल्ड टूल लैदा होता है, इसमें 10 कंपोनेंट बन जाते हैं, 10-11 कंपोनेंट बन जाते हैं। अच्छा, हमने एसेट्स का फोल्डर और लाइब्रेरी का फोल्डर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट सेटिंग। ठीक है, यही मैं डिफरेंस आप लोगों को बताना चाह रहा था पहले भी, कि लाइब्रेरी का फोल्डर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो सेटिंग्स होती हैं वो नहीं रखता। लाइब्रेरी का फोल्डर आपका जो प्लेटफॉर्म है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास, कि आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है, एंड्रॉइड है, iOS है, WebGL है, इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है लाइब्रेरी के पास। जबकि प्रोजेक्ट सेटिंग के पास कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, कि आपका प्रोजेक्ट का नेम क्या है, आपका पैकेज नेम क्या है, वर्जन क्या है, बिल्ड कोड क्या है, साउंड की क्या सेटिंग रखी हुई है आपने आपने क्या नाम है, ग्राफिक सेटिंग क्या रखी हुई है, मतलब इस तरह की इतनी इंफॉर्मेशन है जो प्रोजेक्ट की सेटिंग से रिलेटेड है, वो सारी की सारी प्रोजेक्ट सेटिंग के पास होती है। अगर ये फोल्डर मैं ओपन करूँ, यहाँ पे देखो ऑडियो मैनेजर डॉट एसेट पड़ा हुआ है, एडिटर पड़ा हुआ है, ग्राफिक पड़ा हुआ है, इनपुट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी सेटिंग से रिलेटेड चीजें सारी यहाँ पड़ी होंगी। ठीक है, तो पहला फोल्डर एसेट्स, लाइब्रेरी, देन उसके बाद प्रोजेक्ट सेटिंग। मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं, बाकी नॉर्मल नाम के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं वो यही है। ठीक है, ये 3 फोल्डर्स, बाकी सारे डिलीट भी कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोजेक्ट दोबारा ओपन जाएंगे। लेकिन इन 3 फोल्डर में से जब मैं कुछ डिलीट करता हूँ तो मैसिव चेंजेस आते हैं। अब उन मैसिव चेंजेस में क्या होता है, जिस तरह आपका पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म रिवर्ट होकर डिफॉल्ट पे चला गया, लाइब्रेरी का फोल्डर डिलीट करो क्या होगा, सारी बिल्ड सेटिंग खत्म हो जाएगी, वापस जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट सेटिंग में क्या होगा, डिलीट करोगे तो आपके पैकेज नेम, आपका प्रोजेक्ट का नेम, सारी सेटिंग सारी खत्म हो जाएगी। ऐसे डिलीट करोगे तो गेम खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिक फोल्डर्स है। अब आते हैं पैकेजेस के ऊपर। अब एक पैकेजेस का फोल्डर यहाँ पड़ा हुआ। अब मुझे पहले ये बताओ, आपको लाइब्रेरीज का कंसेप्ट है कि लाइब्रेरी क्या होती है, किसी को पता हो? कोई आइडिया लाइब्रेरी के बारे में? देखो लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी दूसरी से बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, वो उसकी बात नहीं मैं कर रहा। मैं आईटी फील्ड में बात कर रहा हूँ, लाइब्रेरी क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी से बोलते आप चीज को सुना दो यार, मैंने कुछ चीज मार दी। सीएस को सुना लोग नहीं पता लाइब्रेरी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है लाइब्रेरी की, मतलब क्या समझ के आती है उससे? नहीं, देखो आईटी के लोग ना बाय नेचर बहुत लेजी लोग होते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जिन जो लोग आईटी में एक्सपर्ट होते हैं वो सारे लेजी होते हैं। अब एक चीज को बार बार करने से उनकी जान जाती है, कि एक काम को बार बार करना पड़े, तो क्या होता है, वो अपने जो काम बार बार रिपीट होने हैं उनको अपने पास सेव कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो सारा का सारा कोड दोबारा दोबारा करें और जस्ट उसको पेस्ट करते रहते हैं। बेसिक लेवल पहले ये होता था, दिस इज द लाइब्रेरी। जो बेसिक स्टार्ट हुआ था, जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी, तब के लेवल की जो लाइब्रेरी थी वो ये थी, कि जब भी कोई कोड यूज करना जो पहले हमने यूज किया था वहां से कॉपी करो डाल दो, दोबारा लिखना ना पड़े। ठीक है,
तो वो बेसिक लाइब्रेरी वो थी। फिर क्या किया, फिर उन्होंने कहा कॉपी भी करके लिखना क्यों है बीच में, डायरेक्ट उसी ब्लॉक का रेफरेंस दे दो, हमने लिखना भी क्यों है। जहां पे मुझे फॉर एग्जाम्पल वो सम का फंक्शन है, हम सिर्फ प्लस लिखते हैं, वो जमा करता है। अब जमा के पीछे क्या फंक्शनैलिटी हो रही है, कैसे वो जमा करता है, ये तो आपको नहीं पता ना। अब इसके पीछे पूरा का पूरा कोड है, और वो कोड का क्या किया हुआ, बैकएंड पे लाइब्रेरी सेव की हुई है। तो जब भी हम प्लस लिखते हैं, तो बजाय वो प्लस के साइन को समझे, वो डायरेक्ट लिंक होता है एक ब्लॉक के साथ। जब भी हम प्लस लिखते हैं, उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देते हैं, हमारा सम होके आंसर आ जाता है। ठीक है, मतलब एज सच प्लस का साइन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक ऑपरेटर है जो कि रेफरेंस हुआ है किसी ब्लॉक के साथ। अब जो ब्लॉक्स होते हैं, इनको वो एक फाइल में बना के सेव कर लेते हैं, दिस इज लाइब्रेरी फाइल। समझे बात नहीं समझे, दिस इज लाइब्रेरी। क्या आपने अपना रीयूजेबल कोड जो उससे आपने संभाल के एक फाइल में रख लिया। मैं अपनी लाइब्रेरी भी लिख सकता हूँ, आप लोग अगर प्रोग्रामिंग करो, आप अपनी अपनी लाइब्रेरी लिख सकते हो। ठीक है, आपने अगर सेम फंक्शन यूज करना है, आपने ऊपर लिखना है इंक्लूड करो मेरी लाइब्रेरी और यूज करो दिस फंक्शन, बस आपको फंक्शन इस्तेमाल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि बाय नेचर जो आईटी के लोग हैं वो थोड़े से लेजी होते हैं इस मामले में कि बार बार क्यों लिखना है एक चीज को। तो उसने बनाया लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरीज अपने पास रख ली। जब भी उससे रिलेटेड कोई काम करना है, उन्होंने वो लाइब्रेरी यूज करनी है और नीचे अपना काम कर लेना, बजाय सारा सारा कोड दोबारा लिखने के, वो चीज यूज हो जानी है। समझे, दिस इज लाइब्रेरी। तो यही काम यूनिटी ने भी किया। ठीक है, अब जो चीजें बार बार यूज होनी है, यूनिटी ने वो ऑलरेडी बना के रख दी, जिसने इस्तेमाल करना है यहाँ से कर लो, बजाय इसके कि अपना अपना लिखने बैठो। यूज करना यहाँ से कर लो। एग्जाम्पल के तौर पर, जितने भी लोग हैं मोबाइल गेम्स अगर बनाते हैं, उन सब के अंदर उसने इन ऐप परचेज रखी होती हैं कि आप गेम के अंदर कुछ परचेज कर लो। लाइक आपने कॉइन्स खरीदने हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, कॉइन्स खरीद लेते हैं। इसमें भी ऐसे ही है, कोई चीज परचेज करनी है क्रेडिट कार्ड की या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पे करते हो और परचेज कर लेते हो। अब परचेजिंग वाला काम तकरीबन हर ऐप में होता है। अब हर बंदा बार बार वो काम लिखने बैठ जाए, समझे बात की नहीं। तो क्या किया यूनिटी ने, बाय डिफॉल्ट एक इन ऐप का लाइब्रेरी बना के दे दी। तो जिसने भी इन ऐप यूज करनी है, लाइब्रेरी यूज करे, ये कॉल करे, आपका काम हो जाएगा, बजाय इसके कि वो खुद लिखने बैठे हर चीज को। जब यूनिटी ने अपनी लाइब्रेरी नहीं दी थी, तो लोग अपना अपना फंक्शन लिखते थे। समाटो करके प्लगइन आता था, उससे हम इन ऐप परचेज वाला काम करते थे। ठीक है, कुछ लोगों ने अपने नेटिव फंक्शन लिखे होते थे। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने लोगों की एफर्ट बचाई। इस तरह के, सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी है, इस तरह के और मल्टीपल पैकेजेस हैं। जिस तरह एड्स है, अगर हमें अपनी गेम में कोई एड वगैरह लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक को अपने अपने हिसाब से कोड करना पड़ेगा। यूनिटी ने अपने एड्स बना के दे दिए, अगर एड यूज करना तो ये यूज कर लो। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि लाइब्रेरीज ने हमारा काम आसान कर दिया। बने बनाए पैकेज यूनिटी ने दे दिए, हमने क्या करना है, सिर्फ उनको इंपोर्ट करना, अपना काम करना। ठीक है, अब वो पैकेज कहाँ पे आपको मिलेंगे, यूनिटी पे विंडोज पे जाओ, पैकेज मैनेजर, इस पे आपने क्लिक करना है। जब पैकेज मैनेजर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है 3-4 चीजों से रिलेटेड। ठीक है, इन प्रोजेक्ट में वो जो आपके प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट आते हैं, जब भी आपने प्रोजेक्ट ओपन करना है, ये यूनिटी ने बाय डिफॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में डाल देने हैं। जब भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है कोई भी, तो ये पैकेजेस बाय डिफॉल्ट आपके यूनिटी के प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो जाने। ठीक है, फिर दूसरे यूनिटी रजिस्ट्री, जो यूनिटी ने बना के रखे हुए हैं, आपने यूज करने हैं तो इंस्टॉल कर लो, बस नहीं करने तो ना से पड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ से हमारे पास अपने जितने भी हमने पैकेजेस हैं, वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन बेसिक है हमारे पास यहाँ पे, यूनिटी रजिस्ट्री और इन प्रोजेक्ट। यूनिटी रजिस्ट्री का मतलब कि वो सारे जो यूनिटी ने रजिस्टर किए हुए हैं, क्या आप यूज कर सकते हो। इन प्रोजेक्ट का मतलब जो हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी मैंने कोई प्रोजेक्ट आपके सामने कोई भी पैकेज इंपोर्ट नहीं किया, बाय डिफॉल्ट यूनिटी ने जब प्रोजेक्ट बनाया, यूनिटी ने बाय डिफॉल्ट ये इंपोर्ट कर लिया। ठीक हो गया।
अब हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन सा पैकेज है, कौन कौन सा नहीं है, ये इंफॉर्मेशन जो होती है ये होती है पैकेजेस के फोल्डर में। ठीक है, जो चीज मैं आपको बताना, इसके लिए मैंने ये पूरी बात बताई आपको लाइब्रेरी के बारे में। तो ये पैकेजेस का जो फोल्डर है, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से पैकेज यूज हो रहे हैं। ठीक है, पॉइंट समझ आया? एसेट्स का फोल्डर किसके लिए? सारे गेम के एसेट्स को गेम के अंदर यूजेबल बनाने के लिए। अगर यूज करना है गेम में तो एसेट फोल्डर में रखना पड़ेगा। सेकेंड है लाइब्रेरी, जो कि बिल्ड सेटिंग की इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट सेटिंग, जिसके पास सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स पड़ी होंगी। फिर मैंने डिस्कस किया पैकेजेस के बारे में, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि मैंने कौन कौन से पैकेज यूज किए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है टेम्प का फोल्डर। अब टेम्प का फोल्डर किसी पर्पस की वजह से इंट्रोड्यूस करवाया गया। मतलब अगर मैं 2019 से पहले चला जाऊं तो टेम्प का फोल्डर नहीं था। 2018 तक टेम्प का फोल्डर इंट्रोड्यूस नहीं था। टेम्प का फोल्डर इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पस क्या है? पहले आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन बताऊंगा कैसे हो सकता है। प्रॉब्लम ये है, मैं पीसी पे एक गेम पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे गेम में जो स्टोरिंग होती है ना चीजों की, होती है सीन्स के अंदर। मल्टीपल सीन है, लाइक आपने अक्सर गेम खेली होगी, एक मेन्यू का सीन होता है जिसमें प्ले बटन और ये वो चीजें लगी होती हैं, प्ले करते हो, लेवल सेक्शन आती है, लेवल सेक्शन में आप लेवल पे क्लिक करते हो, गेम प्ले शुरू हो जाता है। तो ये मल्टीपल सीन्स होते हैं, मल्टीपल सीन्स होते हैं। तो यूनिटी में एक्चुअल में सीन्स बने होते हैं। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक सीन पे काम कर रहा हूँ, मैं सीन काम करते करते मैंने भी सेव नहीं किया, अभी मैंने सीन सेव नहीं किया, मैं काम कर रहा हूँ जस्ट। काम करते करते मैंने सेव का बटन प्रेस किया, और सेव का बटन प्रेस करते ही लाइट चली गई। एग्जाम्पल के तौर पर सेव किया, अभी सेव हुआ नहीं था, लाइट चली गई, तो क्या होगा? एक्चुअल में जो आपकी फाइल है वही करप्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सेव की फंक्शनैलिटी है वो क्या होती है? वो एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइड करती है। सेव का काम क्या होता है? आपकी एग्जिस्टिंग चीज को ओवरराइड करना। ठीक है, अब आपने ओवरराइड कॉल दे दी उसको, वो क्या करेगा? वो पुराना सीन रिमूव करेगा और नया प्लेस कर रहा है। अब प्लेस करते करते ही ठीक है बैक। तो अब पॉइंट मेरा ये है कि जैसे ही आपने सेव की कमांड भेजी, अब उसने पहला वाला को डिलीट किया। ओवरराइड में यही होता है ना, पहला रिमूव होगा, फिर नया वाला उसकी जगह पे प्लेस होगा। अब पुराना रिमूव कर दिया उसने, अब नए को वो प्लेस कर रहा है, नए को वो प्लेस कर रहा है, कोई सेव नहीं, सही तरह प्लेस हुआ नहीं, लाइट चलेगी। तो क्या होगा? आपकी पहली वाली चीज भी रिमूव हो गई और नया वाला भी प्रॉपर सेव नहीं हुआ, तो आपका पूरे का पूरा वो सीन ही करप्ट हो गया। क्योंकि ओवरराइड में यही होता है ना, पहले रिमूव होती है फिर नई प्लेस होती है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ी हुआ बना, लेकिन जब ओवरराइड करते हैं, ओवरराइड में क्या होता है? एग्जैक्टली, रिमूव करके एडिशन होती है। जब रिमूव हुआ, एडिशन हो रही है, एडिशन होते ही आपकी लाइट चलेगी, एडिशन हुई नहीं होगी, तो क्या होगा? आपकी वो फाइल क्या होगी? नहीं, आप जब भी सेव करते हो ना, आपकी परमानेंट मेमोरी में जाता है। वो सेविंग वाला काम जो है वो आपके टेम्प मेमोरी में नहीं होता, मेन मेमोरी में नहीं होता। सेव वाला जितना भी काम है ना, वो आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है ना। मतलब अगर मेन मेमोरी में काम करना, उसके लिए तो आपके पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स यूज करो जो मेन मेमोरी में यूज होते हैं। जब आप कोई फाइल सेव करवाते हो, अगर आपने कोई इवन के मैट्रिक की कंप्यूटर के अंदर भी मेरे ख्याल से ये टॉपिक्स हैं, फाइल हैंडलिंग वाले, कि आपने फाइल को हैंडल करना, कैसे हैंडल करोगे, ओपन करोगे, सेव करवाओगे, फिर क्लोज करोगे। ओपन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि वो आपकी मेन मेमोरी वाला काम नहीं है, वो है आपकी परमानेंट मेमोरी वाला काम। वो पहले परमानेंट मेमोरी से उठाता है, उसको ओपन करता है, उसमें चीज सेव करवा के उसको क्या करता है? क्लोज करता है। एक्चुअल में काम आपकी मेन मेमोरी पे नहीं हो रहा, वो हो रहा है आपकी परमानेंट मेमोरी के ऊपर।
तो इसीलिए पहले ही होता था, जब हम इस तरह काम करते थे, स्पीड में काम कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हुआ कि हमने सेव किया, और वो सेव करते करते अगर लाइट चली गई, कुछ हुआ, तो आपकी वो पूरी की पूरी फाइल करप्ट हो गई। अब आपको वो फाइल रिकवर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में डिलीट नहीं किया आपने, उसके लिए तो वो वही फाइल है, लेकिन उस पर डाटा सेव नहीं हो सका। तो इस प्रॉब्लम्स का सलूशन उन्होंने ये निकाला, उन्होंने बीच में एक टेम्प वेरिएबल रख दिया। ठीक है, टेम्प वेरिएबल उसने रख दिया। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब मैंने सेव करवाया, जब मैं सेव करवा रहा हूं, तो पहले क्या होगा, बल्कि टेम्प फोल्डर बनता क्या है, जब भी आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे ना, जितना भी आप काम कर रहे हो रन टाइम पे, वो आपका पहले टेम्प फोल्डर में हो रहा होगा। टेम्प फोल्डर भी परमानेंट मेमोरी है, और जो आपका परमानेंट स्टोरेज परमानेंट मेमोरी है। अब मसला आता था जब आप मेन मेमोरी से परमानेंट में मूव करते हो। मसला तब था जब आप मेन मेमोरी से परमानेंट में आ रहे हो। अब उसने क्या किया, उसने मेन से डायरेक्ट उस फाइल में आने के बजाय एक थर्ड वेरिएबल परमानेंट पे बना दिया। क्योंकि अगर इस तरह का केस हो भी जाए, एक्चुअल में आपके पास ओरिजिनल फाइल तो सेव होगी, डाटा अभी भी परमानेंट मेमोरी में स्टोर है। मेरे कहने का मकसद ये है कि लाइक ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये मेन मेमोरी है, यहाँ पे डाटा नहीं जाना है। तो उसने किया, उसने डायरेक्ट यहाँ भेजने की बजाय एक बीच में टेम्प का फोल्डर रख लिया, वो भी परमानेंट पे ही है। अब जब वो सेव कर रहे हैं, वो पहले सारा काम इस पे करेगा, जब काम सक्सेसफुल हो गया, देन वो इसको उठा के मूव कर देगा। क्योंकि अब अगर लाइट चली भी जाएगी, तो है परमानेंट मेमोरी है ना, तो वो मैनेज हो जाएगी। जो ट्रांजैक्शन पहले थी ना डायरेक्ट, वो वाली खत्म हो गई। अब अगर सेव होते होते लाइट चली भी गई, ये मेमोरी मेन मेमोरी खाली भी हो गई, तो ये इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। आपका एक्चुअल डाटा क्या हुआ, सेव रहा। आपका रिसेंट काम उड़ेगा, लेकिन आपका परमानेंट काम नहीं उड़ेगा। जो पहले सिनेरियो बन रहा था, उसमें क्या था, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहे हो, जाते जाते कुछ काम हुआ, आपकी मेन चीज ही करप्ट हो गई। तो इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने बीच में टेम्प का फोल्डर इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो जब भी आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे, टेम्प का फोल्डर बन जाएगा। जैसे मैं प्रोजेक्ट क्लोज करूंगा, ये देखो टेम्प का फोल्डर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उसका और पर्पज ही कोई नहीं है। उसका सिर्फ एक ही पर्पज है कि डाटा को ऑप्टिमाइज करके सेव करवाए, ताकि डाटा लॉस ना हो। बस ये इसका पर्पज है, उसका एक्स्ट्रा इसके अलावा कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, अब एक है यूजर सेटिंग यहाँ पे। अब यूजर सेटिंग में क्या होता है, अब यूजर सेटिंग में नई चीज है, पहले यूनिटी में नहीं थी। नई चीज कैसे? देखो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसका जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक डिफॉल्ट लेआउट होता है उसका, कि उसकी ये सीन विंडो है, उसका ये गेम विंडो है, ये उसकी प्रोजेक्ट सेटिंग है, सारी डिफॉल्ट चीजें बड़ी होती हैं। मैं कहता हूँ मुझे ये लेआउट पसंद नहीं आ रहा, मैं अपने हिसाब से उसको अरेंज करता हूँ। अगर मैं ये देखूँ, ये होती है इसकी डिफॉल्ट, ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे पहली दफा, तो आपका इस अरेंजमेंट में प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, मैं पर्सनली, मुझे ये अरेंजमेंट नहीं पसंद। मैं क्या करूंगा, मैं इस अरेंजमेंट को अपने हिसाब से मोल्ड कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से इसको चेंज कर लिया। ठीक है, ये क्या है, मेरी एडिटर की सेटिंग है। ये क्या है, एडिटर की सेटिंग है। अब ये उसने अपने पास इंफॉर्मेशन रख ली कि ये मेरी सेटिंग है। अब जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा, तो मेरा ऐसी सेटिंग को ओपन कर देगा, क्योंकि ये एडिटर की सेटिंग मैंने की हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी दोस्त को प्रोजेक्ट भेजा, अब उस दोस्त ने अपने हाथ से कोई और सेटिंग की हुई थी, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट को ओपन करेगा, वो इसके अंदर से ये फोल्डर मिलेगा, एडिटर सेटिंग वाला। इधर गया,
उसको जब ये फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर के अंदर यूजर सेटिंग पड़ी हुई है जिसमें कौन सी सेटिंग सेव है मेरे वाली, तो मेरे वाली सेटिंग पे उसके बाद प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, बजाय इसके कि उसकी सेटिंग पे हो मेरी वाली सेटिंग पे प्रोजेक्ट ओपन होगा। मतलब वो प्रोजेक्ट जिसके पास भी जाएगा सेटिंग उसके पास वही जाएगी जो मैंने सेट कर दी। ठीक है जी, पहले यूनिटी में ये नहीं था होता, पहले जब भी आप किसी नए सिस्टम पे जाओगे डिफॉल्ट सेटिंग अपने हिसाब से सेट हो जाएगी। ठीक है, आप कस्टमाइज सेटिंग उसकी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, अभी के लिए आपका काम क्या है? अभी के लिए आपका काम ये है कि आपने जाकर यूनिटी को इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपने अपने पास प्रोजेक्ट को क्रिएट करके उसके ऊपर आपने उसके अंदर जितने भी विंडोज हैं, लाइक जिस तरह विंडो है, ये एक सीन विंडो है, ये गेम विंडो है, ये हायरार्की है, ये प्रोजेक्ट है, ये इंस्पेक्टर है, इनके बारे में कुछ ना कुछ पंगे लेने की कोशिश करनी है इनके साथ, इसको छेड़ना है आपने। ठीक है, छेड़ने से मेरा मुराद ये है, इसको देखो ये होता क्या है, इससे करते क्या है इन चीजों से। ठीक है, डिस्कस अभी मैं नहीं कर रहा, मैं डिस्कशन से पहले बोल रहा हूँ इसको छेड़ो। क्यों? क्योंकि जब आप इसे छेड़ाछाड़ी करोगे कोई ना कोई क्वेश्चन जेल में आएगा, कोई ना कोई पॉइंट राइज होगा आपके जेन में, जिससे आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। ठीक है, जब हम कल इसको डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन आप उसमें पूछ सकते हो। मुझे बात नहीं समझे? तो मेन एक्चुअल में जो पॉइंट है वो यही है कि आपने इसको छेड़ना है, इसके साथ इसको इंस्टॉल करके इसको पंगे लेने हैं, जितने ले सकते हो कि मैं इसके अंदर ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, ट्राई करके देखो। ठीक है, अभी हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट करके उनके डिस्कस किया कि उसके पीछे बैकएंड की स्टोरी क्या है, उस प्रोजेक्ट के अंदर होगा क्या क्या, उस प्रोजेक्ट की आर्किटेक्चर क्या है, हायरार्की क्या है, उसके अंदर जो फोल्डर बनते हैं वो किस मकसद से बनते हैं, क्यों बनते हैं, हमने इन चीजों को डिस्कस किया। ठीक है, अभी हम इस काम की तरफ एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क की तरफ नहीं आए। इस कोर्स के पहले 4 लेक्चर हमने इस तरह रखे हुए हैं जिसमें हमने इसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, यूनिटी एक्चुअल में चीज क्या है। ठीक है, एक्चुअल में हमने अभी इसका फर्स्ट लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है यूनिटी इंस्टॉलेशन और प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर। ठीक है, प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्या होगा, उसमें कौन से फोल्डर्स बनते हैं, क्या क्या पर्पज है। फिर सेकंड जो आपका लेक्चर होगा वो होगा यूजर इंटरफेस, कि यूनिटी का जो इंटरफेस है उसमें कौन कौन सी विंडोज हैं, उनके क्या क्या स्पेसिफिक पर्पज हैं, कौन सा काम कौन सी विंडो से करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका होगा कि हम जो स्क्रिप्टिंग हमने इसके ऊपर करनी है प्रोग्रामिंग के लिए, उन स्क्रिप्टिंग को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी तरीकों से हम स्क्रिप्टिंग इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, अब ज्यादातर लोग आप में से मेरे ख्याल से वो हैं जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, किया हुआ, इनको प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं है। उनके लिए ये होगा कि उनको क्लासेस का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्लासेस क्या होती हैं, किस तरह से हम स्क्रिप्टिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो जितना भी बेसिक चीजें हैं सारी हमने 4 लेक्चर तक यही है। फिर उसके बाद हमारी एक्चुअल में शुरू होगी प्रैक्टिकल वर्क, जिसमें हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल काम कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवा दूंगा तो फायदा कोई नहीं है। जब बेसिक्स नहीं पता पीछे क्या हो रहा है तो बताने का ना मजा आएगा, तो ना करने का आपको मजा आएगा। जब आपको पता होगा बैकएंड पे अच्छा इस तरह ही चलना है, ये होता है, तो फिर आपको करने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो मेरा जो पर्सनल यही है ओपिनियन कि जो जो चीजें हम डिस्कस करते हैं कोशिश करो उससे ज्यादा पंगे लेने की। मतलब क्या लगा, मैं यूजर इंटरफेस बताता हूँ, आप उस पर कोई ना कोई ऐसे नहीं बोर्ड का कोई ना कोई पंगे लेके आओ। मतलब मैंने आपको सिर्फ इंटरफेस का बताया, आपने उस इंटरफेस में एनवायरनमेंट डाल दिया, समझे बात की नहीं? मतलब कुछ एक्स्ट्रा उससे करो ताकि आप लोगों की स्पीड में थोड़ी सी आगे रहे। आप आगे के चलो, मैं आपको उसकी बेसिक बताता हूँ साथ साथ। ठीक है, तो जो मेरा गाइड करने का तरीका मेरा यही है कि मैं सुनूंगा, मैं तुम थोड़ा सा मेरे से आगे रहो, आप लोग आगे के बढ़ो, मैं आपको उसकी बेसिक चीजें बताऊंगा कि आपने इतना किया तो उसकी ये हुआ, तो उसका मकसद ये था, ये इसलिए इस तरह से हुआ, ताकि आप लोगों को बेसिक्स क्लियर हो उसकी।
क्योंकि ये एक्चुअल में है तो बेसिक कोर्स ही ना। किसी भी अगर मैं बात करता हूँ ना आईटी की फील्ड की, किसी भी आईटी की फील्ड के अंदर अगर आपको बेसिक आती है ना तो आप उसके कुछ भी कर सकते हो। अगर बेसिक नहीं आती कुछ नहीं कर सकते। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। C++ लैंग्वेज पढ़ाते हैं हर इंस्टीट्यूट में, हर यूनिवर्सिटी में। जब आपको C++ क्लियर हो जाती है ना, उसके बाद कोई भी लैंग्वेज अपनी मुश्किल नहीं होती। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेसिक पे वही है, उससे नीचे कोई लैंग्वेज नहीं है हाई लेवल। तो अगर आपको सी में लैंग्वेज C++ में काम करना आ गया तो आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर लो। तो इसलिए वो जो पढ़ाते हैं, हालांकि उनको पता है कि इंडस्ट्री में C++ कहाँ यूज होती है, बहुत कम जगह है, लेकिन फिर वो क्यों पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में? क्योंकि उनका ये क्लियर विजन है कि यार जब बेसिक आ जाएगी ना तो आगे इंसान खुद ही जा रहा है। अब आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, उन 20 बच्चों में से एक बच्चा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा है, एक बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। रीजन क्या होती है? मसला टीचर के साथ नहीं होता, मसला किसके साथ होता है? उसकी अपनी एफर्ट के साथ है। मतलब उसका तो काम है, उसने आपको चीजें बता दी। अब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है उसका मतलब ये उसने उससे बढ़ के कुछ करने की कोशिश की है, वो टीचर से आगे चलने की कोशिश की है उसने। और जो पीछे है इसका मतलब है उसने उस तक भी जाने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो पीछे है। तो ये सब पॉइंट बताने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग आईटी का कोर्स कर रहे हो, आईटी के कोर्स में आप लोगों ने अपनी स्पीड नहीं छोड़नी, आपने मेरे से आगे आगे चलना है। जो चीजें मैंने बताई आप उससे एक्स्ट्रा पंगे लो, उससे मैं एक्चुअल में इसको पंगा बोलता हूँ। ठीक है, इसके जो टेक्निकल था वो ये ना एक्सप्लोर करो, मैं कहता हूँ पंगे लो। नहीं पता ना फिर भी छेड़ो उसको, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, कुछ समझ आएगी। नहीं आएगी तो कम से कम क्वेश्चन तो आएगा ना माइंड में, जो आके आगे पूछ लोगे। तो हमेशा एक कदम आगे चलो। टीचर ने बताया सिर्फ वहां तक नहीं जाना, उससे आगे देखना। ये अप्रोच आईटी के हर बंदे पे होनी चाहिए। अगर होगी तो आप लोग बाकियों से बेहतर हो। एक कंपनी में 3 लोगों ने ज्वाइन किया सेम डेट पे, एक बंदे की सैलरी साल बाद 3 गुना हो गई है, बाकी 2 की उतनी है। भरे नहीं क्यों? सेम अपॉर्चुनिटी थी, सेम कंपनी थी, सेम काम था, उसकी 3 गुना क्यों हो गई? उसने एक्स्ट्रा एफर्ट की है। उसकी एफर्ट कंपनी ने देखी कि इसने एक्स्ट्रा, इसको कहा था कि 3 दरवाजे ऐड करने हैं, उसने 6 कर दिए। उसने कहा था कि 3 इसमें फीचर डालने हैं, उसने 15 डाल दिए। बाकी 2 ने 3 के 3 ही किए हैं बस। वो एक्सपेक्टेशन मीट कर रहे हैं और वो बंदे ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो वो बंदा सक्सेसफुल ज्यादा होता है इंस्टेड ऑफ कि जो सिर्फ उस पॉइंट तक रहे। इस पूरी बात का, इस पूरे लेक्चर का सिर्फ ये मेरा पर्पज है कि जो चीज हम यहाँ पढ़ोगे या सीखोगे, घर जाके उससे आगे जाने की कोशिश करो, सिर्फ वहां तक नहीं। बात का ऐसा भी होता है कि मैंने आपको एक सिर्फ हिंट दिया है, ये चीज इस तरह से करके देखना, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, नहीं करोगे तो क्या होगा? मेरा नुकसान तो नहीं है, नुकसान तो आपका है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं नहीं सर ने कहा देखा, देख लिया ठीक है। जब कहने में कुछ पर्पज होगा पीछे बताने का कि यार ये देखो चीज क्या होती है, तो हर चीज में कोई ना कोई आपका फायदा ही होगा। खाली एक्सप्लोर करने से, खाली पंगे लेने से भी आपका ही फायदा। क्या फायदा होगा? क्वेश्चन के जेन में आएगा, क्वेश्चन जेन में आएगा, आगे पूछ लोगे सर इसका मैंने एक किया था, मुझे ये मसला आया, ये बताइए क्यों आया, ये कैसे आया, तो मैं बता दूंगा। अदरवाइज क्या होगा, आपके जेन में क्वेश्चन होंगे भी ना, मैं बता ही नहीं सकूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या पता आपके जेन में क्या क्वेश्चन है, आप कहाँ पे स्टक हो रहे हो। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है। एक तो मेरा इतना थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है कि मैं देख रही इसको समझ आ रही है, इसको नहीं आ रही। जिस तरह आप लोग बैठे हो मुझे लग रहा था बोरियत हो रही है, मैं बोल दिया कि बोरियत हो रही है, मुझे पता है, लेकिन 4 लेक्चर कम से कम थ्योरी के हैं। बोरियत नजर आ जाती है कि बच्चे बोर हो रहे हैं यार, मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मजे वाला काम ही नहीं, मुझे पता थ्योरी है, थ्योरी में किसी को मजा नहीं आता। मजा आता है प्रैक्टिकल में हमेशा। जितने भी आईटी के लोग होते हैं ना, उनको प्रैक्टिकल में मजा आता है, थ्योरी में कभी नहीं आता।
तो पॉइंट सिर्फ इतना सा मेरा कहने का कि आपने एक्सप्लोर खुद से करना है चीजों को, जितना मैंने बताया सिर्फ वहां तक नहीं रहना। अगर मैंने बताया कि ए से सी तक है, आप डी तक जाओ, ई तक जाओ, जी तक भी जाने की कोशिश करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद से एफर्ट करोगे, उसमें जेन में कुछ चीजें आएंगी, सवाल आएंगे, वो मेरे से पूछोगे तो मैं क्लियर करूंगा। अदरवाइज सिर्फ जितना कोर्स में लिखा उतना ही समझ आएगी और उतना ही आपका नॉलेज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। उससे ज्यादा करना है तो उससे ज्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अगर एक एक चीज बताने बैठूंगा तो मेरे ख्याल से 2 साल भी कम है इसके लिए, कितनी चीजें हैं इसके पीछे। तो वो चीजें हम खुद भी समझ आ सकती हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी हैं तो खुद आ सकती हैं, खुद आनी चाहिए। जिस तरह मैं कहता हूँ जी, मैंने आपको बताया जी ये इंटरफेस होता है, आपने इसको यूज करके एक क्यूब बनाना है। अब जब सारा कुछ बता दिया तो क्यूब बनाने में क्या मुश्किल है, वो नहीं बता सकता, मैं बता सकता हूँ। आपके ऊपर छोड़ने का मकसद है खुद ट्राई करो कैसे बनेगा, ठीक है। तो सारी जो बात है उसका निचोड़ यही है कि इसमें जितनी मेरी एफर्ट होगी उससे 2 गुना या 3 गुना आपकी एफर्ट होनी चाहिए। मेरी बताने वाली एफर्ट कम होगी, आपकी करने वाली एफर्ट ज्यादा होनी चाहिए। ये एक्चुअल मेरा पॉइंट सारा करने का, क्योंकि मैं ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल से जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास पूरी टीम है। अब मेरा काम ये नहीं होता कि मैं टीम को आगे बैठा हूँ तो मैंने एक एक बंदे के साथ जाके बैठूँ, नहीं। काम असाइन कर दिया, बेशक वो नया है, काम असाइन कर दिया, उसे कहा मुझे चाहिए काम। क्या होगा, हाथ पाँव मारेगा, 2 घंटे 4 घंटे दे दिए उसको, फिर पूछा जाके हाँ जी कितना हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं समझ आया, क्या समझ नहीं आया बताओ। अगर उसने कुछ एफर्ट की होगी तो वो कुछ बता पाएगा। अगर वो बिल्कुल ब्लैंक होकर बैठा रहा है कि जी मुझे पता नहीं क्या करना है, तो वो कुछ पूछेगा भी नहीं। पूछेगा तो मैं कहूँगा यार जाओ, मुझे जरूरत नहीं है फिर ऐसे लोग जिन्होंने एफर्ट करने की कोशिश नहीं की। हालांकि मुझे पता है कि बंदा नया आया है, मुझे पता है कि बंदा नया आया है, उसको काम नहीं पता, नहीं पता काम का, लेकिन एफर्ट तो क्या करे ना। समझे बात, नहीं समझे। ये लोगों के ट्रिक्स होते हैं, कंपनीज के अंदर ट्रिक्स होते हैं लोगों के, देखने का कौन एफर्ट करता है कौन नहीं करता। उस बंदे को वो काम तो जैसे नहीं पता, फिर देखो वो क्या करता है। वो साथ में नहीं, जब सर्वर बढ़ती है इंसान कर ही लेता है, वो एग्जाम्पल होती है। और वही करता है जो करना चाहता है। जो पहले सोचेगा जी मैं अब पानी में गिर गया हूँ, अब मैंने डूबने डूबना है, तो वो नहीं बच सकता। अब उसको तैरना नहीं आता, पानी में फेंक दिया, हाथ पाँव मारेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। जहाँ इंसान डूब के 2 सेकंड में मर जाएगा, वहां वो हाथ पाँव मार के कम से कम 4-5 मिनट जिंदा तो रहेगा ना। ये एक्चुअल में जो एफर्ट है वो ये मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि आप अगर कंपनी में भी आगे जाओगे ना तो कंपनी में भी ऐसे ही होता है। आपको नहीं भी आती, उन्होंने आपको काम दे दिया है, अब वो आपका टास्क है, उनका जिम्मेदारी नहीं है। कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि आपको नहीं आता। तो कंपनी आपको पे कर रही है, सोल्यूशन क्रिएट, सोल्यूशन निकाल के दो उनको, वो आपने करना है वो, बेशक अब नहीं आता या आता जो भी है। तो अक्सर कंपनीज ये काम भी करती हैं। अब ज्यादातर कंपनी ने ये स्केड्यूल बना लिया हुआ कि जी ओ आओ, इंटरव्यू के लिए आते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल टास्क देते हैं, ये करके दिखाओ। समझे बात कि नहीं। तो प्रैक्टिकल क्लास में क्या होता है, कम टाइम, काम ज्यादा, प्रेशर भी ज्यादा से कि नई जगह है, इंटरव्यू है। तो उस प्रेशर टाइम में देखो कि क्या करता है उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, कंपनी को सोल्यूशन नहीं चाहिए, सोल्यूशन पड़ा हुआ कंपनी के पास। जब इंटरव्यू में जो बंदा फिर क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आंसर नहीं चाहिए, उसको आंसर पता है, अप्रोच देखता है वो। ठीक है, अप्रोच मैं एक्चुअली आपका ब्रेन वॉश इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग आईटी की फील्ड में कोर्स करने आए। आईटी के फील्ड का कोर्स और सिंपल जो आर्ट्स कोर्स दूसरे कोर्स होते हैं वो डिफरेंट है। ये उस तरह का कोर्स नहीं होता तो इसमें जितना किताब में लिखा बस वही सही है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपकी लॉजिक्स ज्यादा मैटर करती हैं बजाय बुक से। समझे बात, ये एक्चुअली मेरा पॉइंट था बताने का कि वो आपको खुद की एफर्ट जो है ना वो ज्यादा चाहिए निस्बत मेरी बताने की। मैंने अगर 2 चीजें बताई, 4 करो, 4 तो नहीं 8 करो, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा इतना ही टॉपिक था।
आज का जो मेन मकसद था आपको पता ब्रेन वॉश करना था कि अब इस फील्ड में आपने खुद एफर्ट ज्यादा करनी है, डिपेंडेंट काम होना है मेरे पे, ठीक है। आखिरी सोल्यूशन तो मैं हूँ, कहीं मसला आएगा स्टक हो गए मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे आखिरी ऑप्शन रखो। जब सारे हाथ को मार लिए कुछ समझ नहीं आया फिर पूछो ना, आखिरी ऑप्शन तक मुझे रखो बस, कि मुझसे एंड पे पूछना है। पहले खुद जितनी कोशिश होती करनी है, पहले खुद कोशिश करो, फिर आप लोग ग्रुप में ऐड हो, ग्रुप में एक दूसरे से पूछो किसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, ग्रुप में डिस्कस करो। ग्रुप में डिस्कशन के बाद फिर भी नहीं होता तो फिर मेरी ऑप्शन है, पहले आपस में अपनी सारी जो चीजें ना आपस में देखो। जो मैं बता दूंगा मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। इसकी मैं एग्जाम्पल अक्सर देता हूँ कि मैंने कहा जी ये इस दुकान पे आपने जाना है, अब क्या करोगे, यहाँ से आपने जब खुद जाओगे आपको रास्ता नहीं पता, आप घूमते हुए जाओगे, अल्टीमेट चला जाता है इंसान, अल्टीमेट सोल्यूशन निकल आता है। क्या होगा, आप घूम फिर के जाओगे, पहुंच जाओगे। मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट रास्ता बता दूंगा, आप डायरेक्ट चले जाओगे। अब जो घूम फिर के आप गए हो रास्ते में बहुत सारी चीजें आप आएंगी जो एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं बताऊंगा सीधा रास्ता है, बीच में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं आएगी जो आप सीखो। तो इसलिए वो मेरा पॉइंट था कहने का, ठीक है। मुझे अंदाजा हो रहा है बोरियत का कि हो रहे होगे बोर, लेकिन कोशिश मैंने की है थोड़ा सा एंटरटेन करने की। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन किसी का हो, मतलब इंस्टॉलेशन मैंने बताई है, सिर्फ आज इंस्टॉलेशन थी और उसके बैकएंड के प्रोसीजर थे कि उसके बैकएंड के प्रोजेक्ट में होता क्या क्या। हम सिर्फ फ्रंट एंड को जानते हैं, हम एज ए डेवलपर सिर्फ फ्रंट एंड को जानते हैं कि यूनिटी में ये करना है, ये करना है। बैकएंड पे उनके क्या क्या पर्पज है वो मैंने आपको बताया है कि इस तरह से प्रोजेक्ट को लेकर यूनिटी चलता है, ठीक हो गया। हमने एंड्रॉइड में अपना प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। एंड्रॉइड में करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि एंड्रॉइड की डिवाइस सबके पास अवेलेबल है। आईओएस में या वेब जीएल में मैं इसलिए नहीं करवाता, वेब जीएल में एक तो इनपुट का इशू होता है कि आप वेब जीएल की जो इनपुट्स हैं वो सिस्टम वाली इनपुट्स हैं, जबकि टच स्क्रीन में डिवाइस में टच स्क्रीन होती है तो टच इनपुट चाहिए होती है, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए मैं टच डिवाइस पे रहता हूँ, या आईओएस में या एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड इसलिए कि एंड्रॉइड सबके पास अवेलेबल होता है, आईफोन कम लोगों के पास होता है, इसलिए एंड्रॉइड में ज़्यादा हम लेके जाते हैं। तो हमने इसमें एंड्रॉइड में रहते हुए वही काम करना है अपना इंशाल्लाह। जो है ना, कल हमने इसका इंटरफेस डिस्कस करना है। इंटरफेस डिस्कस करके आप लोगों को मैंने एक टास्क देना है जो कि मैं नहीं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। वो आप लोगों को खुद करना है। देखो वही बात, अल्टीमेटली मैं तो बता दूंगा, लेकिन मुझे एंड वाली ऑप्शन रखो कि मेरे से पूछना ही ना पड़े, मेरे से पूछना ही ना पड़े, समझो मुझे नहीं आता, अपने दिन में अपने सर को नहीं पता, आपने खुद करना है, ठीक है। एंड पे सोल्यूशन तो निकल ही आएगा ना, लेकिन आप लोग उसको खुद से एक्सप्लोर करोगे तो आपको रास्ते में वही जो एग्जांपल थी कि घूम के जाओगे ना, रास्ते में 10-5 दुकानें और नजर आएंगी आपको जिनसे आपको फायदा होगा। मैं बताऊंगा सीधा रास्ता बताऊंगा, या मैं आपको लिंक दे दूंगा, इस लिंक से देख लो, खुद एक्सप्लोर करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट महीने कल असाइनमेंट भी होगी छोटी सी हमारी, वो आप लोगों ने करनी है, और कल हम इंटरफेस इसका इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टू डी थ्री डी सेम चीजें हैं, 3D कर लो। 2D 3D में एक्चुअल डिफरेंस जो है ना वो आपकी उसका सीन हायरार्की का आता है कि आपने जब सीन आपने जब बनता है ना, ये विंडो बनती है, इसमें अगर 2D पे क्लिक करते हो तो ये चीज क्लिक हुई जाती है, अगर 3D करते हो ये क्लिक नहीं होती, बस ये डिफरेंस है, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। वो बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं, प्ले मेकर्स हैं, बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एमटी बनाएंगे अपना और एमटी के ऊपर काम शुरू करेंगे।